सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। ये एक तरह से इकोनॉमिक्स की तरह से शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। हालांकि स्टैटिक और डायनेमिक के रूप में इनका डिफरेंस करना कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये दोनों शाखाओं के बारे में पता होना चाहिए। साधारण अर्थ में स्टैटिक का जो अर्थ होता है वो एक तरह से स्थिर अर्थव्यवस्था जो होती है उसके संबंध में इसका अर्थ लिया जाता है, और जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है उसको परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के संबंध में देखा जाता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए स्टैटिक में हम स्थिर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और डायनेमिक के लिए परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ये नहीं है कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। चेंजेस होते हैं लेकिन एक नियमित दृष्टि से या नियमित दर से होते हैं, ज़्यादा उचावचन नहीं होते। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है लेकिन निश्चित दर से हो रहा है। और परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के अंदर या डायनेमिक इकोनॉमिक्स के अंदर सभी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, उचावचन भी आते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे स्टैटिक इकोनॉमिक्स का, फिर हम देखेंगे डायनेमिक इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्थैतिक या स्थिर अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थितिकी इसको बोला जाता है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स को। जैसा कि आपको बताया कि स्थैतिक शब्द का अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें गति तो होती है पर गति की जो दर है यानी रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। यानी जिसमें गति तो होती है लेकिन समान दर से होती है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ आपको स्टैटिक इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है। द वर्ड स्टैटिक ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ओरिजिनली जो ये उदय हुआ है इसका वो हुआ है फिजिक्स की जो शाखा है उससे। इट इज यूज्ड टू डिनोट सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच स्पीड इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड। यानी जो दर है वो क्या रहती है, मेंटेन रखी जाती है। और ये क्या अध्ययन करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का। स्टैटिक इकोनॉमिक मीन्स द स्टडीज फोकसिंग ओनली ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किस पे फोकस किया जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे फोकस किया जाता है। इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक रेफर्स टू सिचुएशन वेयर देयर इज ए मूवमेंट बट दिस मूवमेंट इज कंटिन्यूस, सर्टेन, रेगुलर एंड कॉन्स्टेंट। जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा आपका, कंटिन्यूस होगा, सर्टेन होगा, रेगुलर होगा और कॉन्स्टेंट होगा। स्टैटिक इकोनॉमिक डज नॉट डील विद द अनएक्सेप्टेड चेंजेस। जो अचानक से उचावचन आते हैं उनके साथ इसमें डील नहीं किया जाता है, अध्ययन नहीं किया जाता है। इट स्टडीज ओनली द एक्सेप्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर नो विंडफॉल चेंजेस और फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरड, एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। यानी क्या बात निकल के सामने आई कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गति क्या रहेगी आपकी, समान रहेगी। यानी जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो क्या रहता है, समान रहता है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक तरह से विश्राम की अवस्था आ गई, यानी कोई भी चेंज नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक निरंतर गति से हो रहा है। प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से वृद्धि या कमी हो रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। यानी मूवमेंट तो है लेकिन कैसा है, स्थिर है। यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं बताई गई है आपको स्टैटिक इकोनॉमिक की, ये आप अध्ययन कर लें। जैसे कि पहले परिभाषा आपको दी गई है शुम्पीटर की। ये कहते हैं कि ए मेथड ऑफ डीलिंग विथ इकोनॉमिक फिनोमिना दैट ट्राइज टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, प्राइस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, ऑल ऑफ विच रेफर्स द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी क्या करते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर इसका जो परिभाषा देते हैं वो है आपकी, ये कहते हैं कि एक स्टेट इकोनॉमी के अंदर विच द टेस्ट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज थ्रू द टाइम। ये दो परिभाषाएं दी गई। आप कुछ और अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं।
ये जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आप पहले कोट करते हैं, फिर एक सामान्य परिभाषाएं आप देते हैं और फिर उस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो इसमें आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे आते हैं। आप सीधा अर्थ लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहता है आप कुछ अर्थशास्त्रियों की कोट को एज लिखें, फिर एक साधारण परिभाषाएं लिखें और उसके बाद में आप उसके बारे में डिटेल स्टडी लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है कि क्या होती है स्टैटिक इकोनॉमिक। इसमें जैसे आपको क्या बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई और जो एक पॉइंट के ऊपर जैसे कीमत निर्धारण होता है तो वो कैसे होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। और इसमें हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अध्ययन करते हैं, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई दूसरे को काट रहे हैं, एक पॉइंट बन गया, इस पर एक प्राइस लेवल फाइनल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक साम्य स्थापित हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो स्टैटिक इकोनॉमी हम किसका अध्ययन करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो साम्य हो गया उस कीमत का हम इक्विलिब्रियम का मार्केट के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। अब बात आती है कि यानी इससे स्पष्ट होता है हमारे पास क्या समझा हमने कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं सदैव समान गति से, नियमित और शांतिपूर्ण ढंग से चलती रहती हैं। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, लेकिन कैसा है, सदैव समान गति और नियमितता से चलता है। यानी स्थिर अर्थव्यवस्था होती है जब क्या होता है कि जैसे रुचि हो गए, साधन हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, इनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। या हम कह सकते हैं जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियाँ, यानी जो सारी चीज़ें होती है उनमें क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। मार्शल ने भी इसके बारे में कहा है कि एक ये जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय है किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है, उसको वो क्या कहते हैं, स्थैतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा पिगू ने भी समझाया कि जिस प्रकार जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वो सदैव बदलती रहती हैं, बूंदों का साइज तो बदलता रहता है, लेकिन झरने का स्वरूप तो वही रहता है ना। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि झरना चल नहीं रहा है, मूवमेंट तो उसके अंदर है, निरंतर है, तभी हमें कैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। इसलिए इसको किस संज्ञा दी इन्होंने, स्थैतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। आगे आपका आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये कहते हैं कि प्रोफेसर क्लार्क ने कुछ इसकी विशेषताएं बताई है। वो कहते हैं कि नो चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन, यानी क्या होता है, जनसंख्या के साइज में और उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी में कोई चेंजेस नहीं होता है। नो चेंजेस इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो आपकी रीतियाँ हैं उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नो चेंजेस इन वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, नो चेंजेस इन द हैबिट, टेस्ट, फैशंस ऑफ द पीपल, यानी अभी आपको जो बताया था वो चीज़ें कि किस में चेंज नहीं होगा, रुचि, साधन, टेक्नोलॉजी आदि, जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियाँ, इन सब में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा स्थैतिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए आप, तो आप क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे इसके अंदर, आप नोटबुक में साथ में नोट करें, ये क्या होता है, एक साम्य स्थितिकी का विश्लेषण होता है। यानी हम एक पॉइंट के ऊपर एक संतुलन का, एक इक्विलिब्रियम का अध्ययन करते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी क्षण, समय या विशेष पर संतुलन देखने से होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखिए आप इसकी, स्थैतिक अर्थशास्त्र एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मूवमेंट नहीं है, चेंजेज होते हैं, लेकिन संतुलन की स्थिति और एक निरंतर परिवर्तन की जो दर होती है उसको मेंटेन करते हुए एक पॉइंट के ऊपर इसका अध्ययन करते हैं। तीसरी इसकी विशेषताएं लिखिए आप, आर्थिक स्थितिकी एक समय रहित धारणा है, इसको स्टार लगा लीजिए आप। ये क्या होता है, एक इसमें डेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, हमें किसी भी तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम एक पॉइंट पे अध्ययन करते हैं, एक समय बिंदु पे इसका अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन डालने की जरूरत नहीं है कि ये पहले महीने की है, दूसरे महीने की, ये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ऐसा नहीं, एक पॉइंट पे अध्ययन कर रहे हैं, यानी आपको तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और अंतिम विशेषता इसकी लिखिए आप, स्थितिकी का संबंध अंतिम स्थिति से है, परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं होता है। हम इसके अंदर क्या अध्ययन करते हैं, एक निश्चित पॉइंट के ऊपर हम संतुलन का अध्ययन करते हैं, उस संतुलन तक हम कैसे पहुंचे, उसकी प्रक्रिया हमने क्या अपनाई, इसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि एक पॉइंट के ऑफ के ऊपर संतुलन कैसे बन रहा है और संतुलन की स्थिति क्या है। यानी हमें इसमें समय की आवश्यकता नहीं होती है, तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा ये अंतिम स्थिति से संबंधित होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। तो ये थी आपकी स्थितिकी अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब आप एक हेडिंग लगाइए, स्थितिकी अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। यानी हम जब इसका एनालिसिस करते हैं तो क्या हम इसको अलग भागों में बांट सकते हैं।
तो इसमें आप लिखिए, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए व्यष्टि स्थितिकी, माइक्रोस्टैटिक। दूसरा लिखिए व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। तीसरा लिखिए व्यष्टि हो गया, तब क्या आएगा समष्टि, समष्टि स्थितिकी, मैक्रोस्टैटिक। और अंतिम लिखिए चौथा समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। यानी व्यष्टि के अंदर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं, और समष्टि में किसका करेंगे, समग्र का अध्ययन करेंगे। ये 4 हैं, चारों में से 2-2 के टुकड़े बन गए। पहले में किसका अध्ययन करेंगे, स्थिर का, एक यूनिट का इंडिविजुअल, और दूसरे में हम करेंगे समग्र का। अब बात आती है कि स्थितिकी और प्रायोगिकी। तो आपको क्या देखना है इसके अंदर कि पहला व्यष्टि स्थितिकी है, यानी एक यूनिट का एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और तुलनात्मक हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे उसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह समष्टि स्थितिकी में समग्र अर्थव्यवस्था का एक पॉइंट ऑफ बिंदु पे करेंगे, और समष्टि तुलनात्मक में उसी अर्थव्यवस्था का अलग अलग पॉइंट के ऊपर उसकी तुलना का अध्ययन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसमें क्या कर रहे हो आप, एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन कर रहे हो, डिमांड और सप्लाई दूसरे को काट रहे हैं और वो बिंदु बन गया। तो ये क्या हो गया आपका व्यष्टि स्थितिकी, एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन कर रहे हो। अब बात करते हैं इसी को अगर हम कहें कि व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, 2 नंबर आपको लिखाया गया, तो इसमें जैसे डिमांड वाला एक आय बढ़ गई और नया डिमांड कर्व जनरेट हो गया, तो एक अलग पॉइंट पे आपने अध्ययन कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। अब हम जैसे अध्ययन करें समष्टि का, तो समष्टि के अंदर क्या करेंगे, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नेचुरल इनकम हो गई आपकी, तो हम देखेंगे कि किस राष्ट्रीय आय पे कितना उपभोग कर रहा है, और तुलनात्मक में अलग अलग पॉइंट्स ऑफ बिंदु पे उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का जो स्थितिकी अर्थशास्त्र है उसका महत्व या उसका उपयोग या उसका कार्यक्षेत्र क्या है। इसमें पहला है आपका, इट इज़ द सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये क्या है, एक बिल्कुल आसान मेथड है आर्थिक विश्लेषण का। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इकोनॉमिकल थॉट, यानी ये समझने में क्या है, तुलनात्मक रूप से आसान है। दूसरा, इट इज़ द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। ये क्या है, मुक्त व्यापार का आधार प्रदान करता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड विच वाज फेवरेबल बाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिक इकोनॉमी। तीसरा है इसका, रॉबिन्सन डेफिनेशन इज आल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक इकोनॉमी। रॉबिन्सन डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. The definition is a part of static economic. चौथा जो है वो है, static economics give knowledge of the condition of equilibrium। ये क्या करता है, संतुलन की स्थिति को हमें समझाता है। It tells that the price is determined where demand or supply of the goods are is equal। ये कैसे स्थापित होता है, डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने पे स्थापित होता है। सिमिलरली इनकम इज एन इक्विलिब्रियम वेयर प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग आर इक्वल। तो इससे हमें क्या पता है, एक पॉइंट के ऊपर हमें प्राइस का पता लगता है डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से, इसी तरह हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इनकम का संतुलन का पता लगता है। नेक्स्ट जो है वो है, इट इज़ द बेस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस, यानी ये एक तरह से क्या, जो दूसरा पार्ट हम इसका अध्ययन करेंगे उसके लिए क्या करता है, ये आधार प्रदान करता है। जैसे हमने समष्टि और व्यष्टि के अंदर देखा था कि व्यष्टि समष्टि के लिए आधार प्रस्तुत करता है, उसी तरह से ये डायनेमिक एनालिसिस के लिए आधार प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर हिक्स जो है उन्होंने एक पॉइंट किया है कि स्टैटिक इकोनॉमिक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। वी कैन अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली आफ्टर स्टडिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम एक इंडिविजुअल संतुलन की बात करेंगे तभी तो हम सामान्य संतुलन की बात कर पाएंगे। अगला आपको बताया गया, कीन्सन थ्योरी इज आल्सो स्टैटिक इन नेचर। इट शोज ओनली वंस ओवर चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स लाइक कंजप्शन फंक्शन, मल्टीपलर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस आदि। द इफेक्ट ऑफ वंस ओवर चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूएबल इज स्टडीज इन स्टैटिक इकोनॉमी। तो ये इन्होंने क्या बताई हैं, इनकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। आप हिंदी वाले भी साथ साथ में लिख लें किसके महत्व या उपयोग क्या है। पहला लिख लो आप, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, एक व्यापक अर्थशास्त्र के अंदर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा लिखिए आप, परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का समुचित विश्लेषण स्थितिक अर्थशास्त्र की सहायता से ही संभव होता है, यानी जो स्टैटिक है वो डायनेमिक के लिए क्या करता है, एक आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट लिखिए आप, संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम, अलग अलग पॉइंट के संतुलन का अध्ययन कर लिया, अब हम तुलनात्मक इसके अध्ययन भी कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट लिखिए, जटिल आर्थिक प्रणाली के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उपयोगी है।
यानी कुछ समस्याएं क्या होती है, ज़्यादा जटिल होती हैं, उनका इंडिविजुअल अध्ययन करना, एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन करना ज़्यादा जरूरी होता है, और वो किसके अंदर संभव होता है, आपका स्थितिकी अर्थशास्त्र के अंदर संभव होता है। नेक्स्ट लिखिए इसका महत्व, उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्या है, तुलनात्मक रूप से जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है उससे आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, यानी इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या है। पहला आपको बताया गया constancy of variables. Professor Clark and Stigler have assumed many economic variables and constant. They are population, quantity, capital, natural resources, techniques, production, habit, fashion, etc. इत्यादि. We know that these economic factors changes in reality. So static economic analysis is far from reality. यानी ये क्या कहता है कि जो एक तरह से क्या करता है, अवास्तविक मान्यताओं पर ये क्या कहता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि साधारण रूप में देखने पे हमें ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। यानी स्थिर अवस्था में ये एक तरह से वास्तविकता दूर है, वास्तव में कुछ स्थिर होता ही नहीं है। तो ये क्या है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यानी जैसे कि इसने क्या माना कि पॉपुलेशन स्थिर है, रुचि स्थिर है, स्वभाव स्थिर है, अस्थिर है, तो ये सारी चीज़ें स्थिर होती नहीं है। तो एक तरह से अवास्तविक मान्यताओं पर क्या है, आधारित होता है। जैसे एक दूसरा पॉइंट इसका बताया, अनरियलिस्टिक एजम्पशन, वास्तविक मान्यताएं लेके चलते हैं, वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है, वो भी सही नहीं है। स्टैटिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अनरियल एजम्पशंस। ठीक है, ये इसकी कमी हो गई। तीसरा है, इट इग्नोर्स टाइम एलिमेंट, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्या करता है, जो समय फैक्टर है उसका क्या करता है, ये अवहेलना करता है, यानी उसको महत्व नहीं देता है, एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन करता है। अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टैटिक एनालिसिस दैट द स्टडीज ए टाइमलेस इकोनॉमी, but in reality many changes occur with the passage of time, therefore it gives a narrow explanation of economic problem. यानी जब टाइम के साथ हम अध्ययन नहीं करते हैं और एक पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका एक नैरो एक्सप्लेनेशन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशंस है वो है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को तो बताता है, लेकिन वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इक्विलिब्रियम का पाथ क्या है, इसको ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी निष्कर्षों में सत्यता का क्या रहता है, अभाव रहता है। नेक्स्ट इसकी जो है वो है, स्टैटिक एनालिसिस एक्सप्लेस ओनली द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंपैरेटिव स्टैटिक कंपेयर ओनली द टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। इट डज नॉट शो हाउ दिस न्यू इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड। यानी ये हमें पाथ नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि ऐसे संतुलन स्थापित हुआ है। यानी एक तरह से आशा और संभावनाओं की ज़्यादा सीमितता में प्रस्तुत करता है। तो ये थी इसकी कमियाँ। क्या करता है, जो वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट मानता है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन लेके चलता है, टाइम का इग्नोर करता है, और हमें जो पाथ नहीं बताता कि हम इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुँचे। तो ये थी आपकी स्टैटिक इकोनॉमिक की लिमिटेशंस। हमने आज अध्ययन किया स्टैटिक इकोनॉमिक के बारे में, हमने उसका अर्थ समझा, उसकी परिभाषाएं देखी, हमने स्टार्टिंग हमने की, उसके बाद में हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, एक पॉइंट के ऊपर कैसे संतुलन का अध्ययन करता है, हमें कैसे बताता है कि संतुलन स्थापित होता है। फिर हमने इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, इंपॉर्टेंस के बाद हमने इसकी लिमिटेशंस का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डायनेमिक इकोनॉमिक्स, यानी अभी तक हमने अध्ययन किया स्थितिक अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र या गतिशील अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।